साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफ़ॉर्म पर। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, आपसे ये निवेदन है और चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश सुपर टेट यानी अध्यापक भर्ती परीक्षा का आप सभी को पता है कि सिलेबस भी जारी कर दिया गया है, यानी कि तैयारी आयोग के द्वारा सीधी-सीधी चल रही है आगामी परीक्षा को लेकर के। तो सुपर टेट में 30 नंबर में जीके और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछले सेशन में जो हमने किया था कि 1-2 क्वेश्चन में बच्चों का थोड़ा-सा डाउट आ रहा है, तो फिलहाल आप लोग निश्चिंत रहिएगा कि उसमें हो गया। कई बार ऐसा होता है कि हम पुनर्मूल्यांकन नहीं कर पाते हैं, जब उसमें चीज़ें आ जाती हैं तो हो जाता है। तो आगे से इस चीज़ का ख़्याल रखेंगे। एक बार पेपर आने के बाद पुनर्मूल्यांकन कर लिया करेंगे, उसके बाद हम लेकर के आया करेंगे। तो आज का सेशन पूरी तरह से किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा, पुनर्मूल्यांकन के साथ चीज़ें आ रही हैं। कई बार एआई के ऊपर निर्भरता जो है, वो खतरनाक हो जाती है। आयोग ने भी ऐसा कर दिया है, तो हमारी और आपकी क्या बात है ना? तो जीके एंड करंट अफेयर्स में टॉप 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन में आज हम सभी लोग चौथे क्लास पर पहुंच चुके हैं। यहाँ पर देखिएगा हैशटैग 4 है, चौथी क्लास है। लगातार प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाकर के आप सभी लोग क्लासेस देखा करिए। आइए सेशन का शुभारंभ करेंगे, प्रयास करेंगे कि 20 से 25 मिनट में हम सेशन समाप्त कर दें। हमारा उद्देश्य यही रहेगा। आप लोगों ने ये अपील की है कि सर लंबा सेशन मत किया करिए। पहला है भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है? यहाँ पर आप सभी का जवाब कौन-सा हो जाएगा? विकल्प में आप देख सकते हैं कि विकल्प में कौन-कौन से हैं। तो विकल्प में आपको दिखाई पड़ रहा है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, सहारनपुर, कानपुर, लखनऊ। मुझे तो इसमें उत्तर पहले ये विकल्प लग रहा था, लेकिन इसका अध्ययन करने के बाद पता चला कि यहाँ पर विकल्प आपका कौन-सा सही होगा। सहारनपुर आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में आईआईटी रुड़की के परिसर में बनाया जा रहा है। यह 5G और 6G तकनीकी पर रिसर्च और विकास के लिए समर्पित होगा। 2025-26 में यूपी सरकार की ये बहुत बड़ी तकनीकी उपलब्धि मानी जा रही है। यूपी के अन्य प्रथम प्रोजेक्ट की बात करें तो लखनऊ यूपी का पहला एआई सिटी बन रहा है। कल भी इस पर हम लोगों ने क्वेश्चन किया है। गौतम बुद्ध नगर यूपी का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क स्थापित हो रहा है। ये दोनों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इस चीज का ध्यान रखिएगा। दूसरे सवाल की तरफ चलेंगे। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान शिखर सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता किस देश द्वारा की जा रही है? यहाँ पर इंडोनेशिया, भारत, फिलीपींस और म्यांमार आपके ऑप्शन में है। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा भाई? फिलीपींस आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। इसके विषय में एडिशनल जानकारी पर आएँ तो 2026 के आसियान शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता फिलीपींस द्वारा की जा रही है। पहले इसकी मेज़बानी म्यांमार को करनी थी, लेकिन राजनीतिक संकट के कारण उसने इसे छोड़ दिया। आसियान की अध्यक्षता के क्रम की बात करें तो 24 में लाओस ने इसकी अध्यक्षता की थी, 25 में मलेशिया ने किया था और 26 में किसकी ज़िम्मेदारी है? फिलीपींस की है। आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का एक समूह है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? जकार्ता, इंडोनेशिया में है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जकार्ता, इंडोनेशिया में आसियान 10 दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का समूह है, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। तीसरे में कह रहा भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क बेदवन पार्क उत्तर प्रदेश के किस शहर में खोला गया है? कौन से पार्क की बात की जा रही है? पहला वैदिक थीम वाला बेदवन पार्क की बात कर रहा है, कौन से शहर में खोला जा रहा है इसको? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाता है, पता है कौन-सा? नोएडा आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। कौन-सा? नोएडा आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला बेदवन पार्क नोएडा के सेक्टर 78 में खोला गया है। इस पार्क में 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद के अंशों को लेजर शो और कलाकृतियों के माध्यम से दर्शाया गया है। इसमें ऋग्वैदिक काल के 50,000 से अधिक पौधे जैसे बरगद, कल्प वृक्ष लगाए गए हैं। यूपी के अन्य प्रमुख पार्क की बात करें तो यूपी का पहला कछुआ अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? वाराणसी में है। भारत का पहला नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में बन रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगले पर आइएगा, कह रहा हाल ही में चर्चा में रही भारतीय विदेश नीति पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक व्हाइट भारत मैटर्स के लेखक कौन है? महत्वपूर्ण पुस्तक है, ध्यान दीजिएगा। एस जयशंकर या यहाँ पर आप सभी के उत्तर सही हो जाता है। एस जयशंकर के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। यह पुस्तक व्हाइट भारत मैटर्स भारत के वर्तमान विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा लिखी गई एक बहुचर्चित पुस्तक है। इसमें रामायण के प्रसंगों का उपयोग करते हुए भारत की वर्तमान विदेश नीति 25-26 के परिदृश्य को समझाया गया है। अन्य प्रसिद्ध पुस्तक और व्यक्तियों से संबंधित बात करें तो डॉक्टर एस जयशंकर इनकी एक अन्य प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडिया वे। नरेंद्र मोदी इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है एग्जाम वॉरियर्स, है ना? अब पता नहीं इन्होंने लिखा है कि नहीं। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। कह रहा भारत सरकार ने देश में टीबी को पूर्ण रूप से समाप्त करने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो देखो ये सवाल थोड़ा-सा हाँ,
मतलब पिछली साल का पड़ जा रहा है। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन फिलहाल हो जाएगा कि वो वर्ष बीत चुका है। तो अब यहाँ पर आएगा टीबी मुक्त कब हो चुका है, यानी कि वर्ष कौन-सा रखा गया था? 2025 रखा गया था, ठीक है? अब आइए यहाँ पर बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने देश को टीबी यानी 6 रोगों से पूरी तरह से मुक्त करने का लक्ष्य 25 रखा है, जो कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के 2030 के लक्ष्य के 5 वर्ष पहले है, ठीक है? बात कर देते हैं कि भारत को सिकल सेल एनीमिया से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? 47 तक रखा गया है। ध्यान दीजिएगा 47 तक। 2030 तक भारत को मलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है और 2025 तक टीबी मुक्त बनाए जाने का लक्ष्य रखा गया था। नवीनतम आंकड़े क्या होंगे, है ना? बात करें टीबी से जुड़े अन्य तथ्य में, तो टीबी जो है माइक्रोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। विश्व टीबी दिवस हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। छठे नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। छठे नंबर में क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध शाकुंभरी देवी मेला किस जिले में अत्यंत श्रद्धा और उल्लास के साथ आयोजित किया जाता है? ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर। तो यहाँ पर एक बार पुनः आप सभी का उत्तर कौन-सा सही हो रहा है? एक बार पुनः आप सभी का उत्तर सही हो रहा है। सहारनपुर में शाकुंभरी देवी मेले का आयोजन किया जाता है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में शिवालिक पहाड़ियों की तलहटी में आयोजित होता है। यह मेला नवरात्रि के दौरान लगता है और राज्य भर के श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यूपी के अन्य प्रसिद्ध मेले की बात करें तो मेरठ में प्रसिद्ध नौचंदी मेला लगता है। कौन-सा? नौचंदी मेला लगता है, जो हिंदू-मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आगरा में बटेश्वर मेला लगता है, पशु मेला होता है, महत्वपूर्ण होता है। मुजफ्फरनगर और बिजनौर की बात करें तो पश्चिमी यूपी के महत्वपूर्ण जिले हैं, जहां गन्ने की बम्पर खेती होती है, तो इससे रिलेटेड ये फैक्ट है। 7वें नंबर में आइएगा, वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कौन-सा होता है? वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाने वाला दुनिया का सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय सम्मान कौन-सा है? तो वास्तुकला के क्षेत्र में कौन-सा सम्मान दिया जाता है? तो यहाँ पर आ जाएगा कौन-सा? प्रित्जगर पुरस्कार आ जाएगा। बी विकल्प आप सभी का राइट ऑप्शन हो जाता है। कौन-सा राइट ऑप्शन हो जाता है? बी वाला ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन हो जाता है। जो प्रित्जगर पुरस्कार होता है ना, वो वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल माना जाता है। क्या माना जाता है इसे? वास्तुकला के क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार इसको कहा जाता है। भारत के प्रसिद्ध वास्तुकार जो बालकृष्ण दोषी इस पुरस्कार को जीतने वाले एकमात्र भारतीय हैं। और अन्य पुरस्कारों की अगर हम बात कर लें, तो जो एबल पुरस्कार होता है वो गणित के क्षेत्र में होता है। बुकर पुरस्कार जो होता है वो अंग्रेजी साहित्य या उपन्यास के लिए होता है और कलिंग पुरस्कार यूनेस्को द्वारा विज्ञान के लोकप्रियकरण के लिए दिया जाता है। अगले पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8वां है, भारत की पहली स्वदेशी एआई आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली का क्या नाम रखा गया है? कौन सी बात पूछ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर पूछ रहा है पहली स्वदेशी एआई आधारित एंटी ड्रोन प्रणाली का नाम क्या रखा गया है? तो गरुड़ प्रहार और कौन सा विकल्प है? इंद्रजाल, त्रिशूल। तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा गाइज? इंद्रजाल हो जाएगा। कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? इंद्रजाल। देखिए, इंद्रजाल भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एआई सक्षम एंटी ड्रोन सिस्टम है। इसे हैदराबाद की कंपनी क्रेन रोबोटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। यह सिस्टम 4000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में किसी भी ड्रोन खतरे को पहचान कर उसे नष्ट कर सकता है। रक्षा संबंधी अन्य अगर तथ्य की बात करें तो जो गरुड़ है, ये भारतीय वायुसेना का एक विशेष कमांडो बल है। यह सुपर टेट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। आगे देखेंगे 9वें नंबर में 2026 का ये एएफसी महिला एशियाई कप, एएफसी वुमेन्स एशियन कप 2026 फुटबॉल टूर्नामेंट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? 2026 में ये कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो ये आयोजित किया जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जा रहा है? यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया में। देखिए, 2026 का एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जा रहा है। इससे पहले 2022 का यह टूर्नामेंट भारत यानी मुंबई, पुणे में आयोजित किया गया था। तो पिछला वाला भी महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा और अगला वाला भी महत्वपूर्ण होता है और प्रेजेंट वाला भी। आगामी खेल आयोजन की बात करें तो 2026 फीफा पुरुष विश्व कप की बात करें तो अमेरिका, कनाडा, मेक्सिको में खेला जा रहा है और 2027 में एएफसी पुरुष एशियाई कप कहाँ पर होगा? सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। और एएफसी एशियाई फुटबॉल परिसंघ का मुख्यालय कहाँ पर है? कुआलालंपुर है, मलेशिया में स्थित है। सारे फैक्ट पॉइंट बेहद आपके लिए ज़रूरी हैं।
आगे देखिएगा, भारत का पहला विमानन विश्वविद्यालय राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इससे संबंधित फैक्ट की बात करें तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाता है? अमेठी हो जाता है। इसको लेकर के विशेष तथ्य आप इस बात को समझ लीजिएगा कि जो राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय भारत का पहला एकमात्र विमानन विश्वविद्यालय है, जो फुरसतगंज अमेठी में स्थित है। ध्यान देने योग्य बात यहाँ पर ये है कि पुराना डाटा ये है कि ये रायबरेली में दिया गया था। पुरानी किताब पढ़ेंगे तो रायबरेली में मिलेगा, लेकिन नए परिसीमन के बाद यह अमेठी जिले का हिस्सा है। इस नाते इसमें बहुत सारा मिस्टेक होने की संभावना हो सकती है। यूपी के अन्य प्रथम विश्वविद्यालयों की अगर हम बात करें तो यूपी का पहला खेल विश्वविद्यालय मेजर ध्यानचंद विश्वविद्यालय कहाँ पर बन रहा है भाई? मेरठ में बन रहा है। यूपी का पहला आयुष विश्वविद्यालय जो महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम पर है, वो गोरखपुर में बन रहा है। इसके अलावा यूपी का पहला जल विश्वविद्यालय जो है हमीरपुर में स्थापित हो रहा है। इस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा करी है। जल विश्वविद्यालय पर पहले भी सवाल आ चुका है। आइएगा 11वें नंबर में भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य भारत सरकार ने किस वर्ष तक निर्धारित किया है? एनर्जी इंडिपेंडेंट बनाने की, ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वर्ष 2047 तक का लक्ष्य इसका रखा गया है। कब तक का? 47 तक का लक्ष्य रखा गया है। आइए एडिशनल जानकारियाँ हासिल कर लिया जाए। भारत सरकार ने देश की स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे होने पर 47 तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत के प्रमुख ऊर्जा लक्ष्यों की अगर हम बात करें तो 2023 तक 30 तक जो है वो 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य रखा गया है सोलर एनर्जी के माध्यम से। इसीलिए आप देखिएगा सोलर एनर्जी पर बहुत ज़्यादा आपको छूट भी दी जा रही है। 2030 तक भारतीय रेलवे को नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2070 तक भारत को नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य दिया गया है। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है कौन-सा? 12 नंबर का सवाल। 12 नंबर के सवाल में क्या कह रहा है? 12 नंबर के सवाल में कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिज़र्व रानीपुर टाइगर रिज़र्व किस जिले में स्थित है? कौन से टाइगर रिज़र्व की बात कर रहा है? रानीपुर टाइगर रिज़र्व की बात कह रहा है कि जो उत्तर प्रदेश का चौथा और भारत का 53वां टाइगर रिज़र्व है, रानीपुर टाइगर रिज़र्व कहाँ पर स्थित है? तो रानीपुर टाइगर रिज़र्व स्थित है चित्रकूट जिले में। कौन से जिले में स्थित है ये? चित्रकूट जिले में स्थित है। ध्यान दीजिएगा कि चित्रकूट में यूपी में अन्य 3 हैं, कौन-कौन से हैं? एक है दुधवा लखीमपुर खीरी में और एक है पीलीभीत में, है ना? और एक है अमानगढ़ बिजनौर के अंदर स्थित है। भारत का 54वां जो है वो वीरांगना दुर्गावती मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। आगे देखेंगे सवाल आता है 13 नंबर। खेल जगत का अत्यंत प्रतिष्ठित राइडर कप किस खेल से संबंधित है? ऐसे सवाल निश्चित तौर पर बनेंगे, आप सभी लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। राइडर कप पूछ रहा है किससे संबंधित है? तो राइडर कप किससे संबंधित हो जाएगा? तो राइडर कप का संबंध सीधे-सीधे यहाँ पर उत्तर आपका हो जाएगा कौन-सा? गोल्फ से इसका संबंध है राइडर कप का। किससे? गोल्फ से संबंध है। अन्य की बात अगर हम करें तो डेविस कप किससे संबंधित है? पुरुषों के लॉन टेनिस से संबंधित है और थॉमस कप की बात करें तो पुरुषों के बैडमिंटन से संबंधित है और संतोष ट्रॉफी की बात करें तो भारत की घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। क्या है? घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। और राइडर कप गोल्फ के खेल का प्रतिष्ठित और रोमांचक टूर्नामेंट है। यह यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की पुरुष गोल्फ टीमों के बीच हर 2 साल में खेला जाता है। आगे देखिएगा, कह रहा है समुद्री जीवन का अनुभव कराने के लिए भारत में पहली पनडुब्बी पर्यटन की सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? कौन सी सुविधा की बात कर रहा है? पनडुब्बी पर्यटन की सुविधा किस राज्य में शुरू की गई है? तो पनडुब्बी की बात करें अगर हम तो पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पर शुरू किया जा रहा है? गुजरात में, द्वारका में ये शुरू कर रहा है ना? यहाँ पर बात कर लेते हैं तो पनडुब्बी पर्यटन सेवा गुजरात के द्वारका में शुरू की गई है। या पर्यटकों को समुद्र के नीचे 100 मीटर की गहराई तक ले जाकर द्वारका के प्राचीन समुद्री जीवन और डूबी हुई द्वारका नगरी के दर्शन कराएगी। इसे गुजरात सरकार और मझगांव डाक लिमिटेड ने मिलकर तैयार किया है। भारत की अन्य जल आधारित सेवाओं की बात करें तो भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो जो है वो कोलकाता में हुगली नदी में शुरू हुई है और भारत की पहली वाटर टैक्सी मुंबई में शुरू हुई है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले सवाल पर। कश्मीर के इतिहास का विस्तृत वर्णन करने वाली ऐतिहासिक संस्कृत पुस्तक राज तरंगड़ी के रचयिता कौन है? किसकी बात की जा रही है? राज तरंगड़ी किसके द्वारा लिखी गई है? तो आप सभी को इसका उत्तर पता होगा, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई है। अन्य की बात कर लेते हैं थोड़ा। राज तरंगड़ी जो है जिसका अर्थ होता है राजाओं की नदी, 12वीं शताब्दी में कल्हड़ द्वारा संस्कृत में लिखी गई एक उत्कृष्ट ऐतिहासिक पुस्तक है। इसमें मुख्य रूप से कश्मीर के राजाओं का क्रमबद्ध क्या है? इतिहास दर्ज है।
प्राचीन भारतीय साहित्य और उनके रचनाकारों में विशाख दत्त की बात करें तो उसने मुद्रा राक्षस नामक नाटक लिखा है, और भवभूति की बात करें तो मालती माधव और उत्तर रामचरितम की रचना की है, और शूद्रक की बात करें तो मृक्ष कटिकम यानी मिट्टी की गाड़ी नामक प्रसिद्ध नाटक लिखा हुआ है। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश में राज्य के पहले सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना कहाँ की जा रही है? कौन सा सवाल पूछ रहा है? सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? तो इसकी स्थापना की जा रही है गौतम बुद्ध नगर, नोएडा में। नोएडा में इसकी स्थापना की जा रही है। मेगा लेदर पार्क की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, मेगा लेदर पार्क जो है कानपुर में, मेगा लेदर पार्क की स्थापना की जा रही है। तो लेदर मतलब चमड़े के व्यापार से संबंधित कानपुर आपको हरदम उत्तर देना चाहिए। और सेमीकंडक्टर आप सभी को पता है कि गौतम बुद्ध नगर यमुना एक्सप्रेसवे विकास प्राधिकरण क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, या भारत की चिप निर्माण में आत्मनिर्भरता बनाने की राष्ट्रीय नीति का हिस्सा है। यहाँ पर बात करें अगर हम पॉड टैक्सी की, तो यूपी की पहली पॉड टैक्सी भी जेवर एयरपोर्ट से फिल्म सिटी के बीच चलेगी। और अगली बात करें डेटा सेंटर की, योटा डीआई की बात करें, यूपी का पहला डेटा सेंटर योटा D1 भी ग्रेटर नोएडा में ही स्थापित किया गया है। आगे देखेंगे, सवाल आता है 17, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार कौन सा है? किस क्षेत्र की बात कर रहा है ये? संगीत के क्षेत्र में। तो संगीत के क्षेत्र में ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। कौन सा अवार्ड दिया जाता है भाई? ग्रैमी अवार्ड दिया जाता है। आइए कुछ अन्य की बात कर लेते हैं। देखिए, ग्रैमी अवार्ड संगीत उद्योग में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाने वाला विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। भारतीय संगीतकार रिकी केज और ए आर रहमान ने भारत के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता है। भारत के लिए किसने जीता है? नाम उसमें है। ऑस्कर अवार्ड की बात करें तो सिनेमा या फिल्म के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और एमी अवार्ड की बात करें, एमी अवार्ड जो होता है वो टेलीविजन के क्षेत्र में दिया जाता है। और टोनी अवार्ड की बात करें तो थिएटर और नाटकों के क्षेत्र में ये दिया जाता है। आगे देखिएगा, सवाल आता है 18 में, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्र और राज्यों के बीच करों के बंटवारे के लिए वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है? तो वित्त आयोग जब भी आएगा, वित्त आयोग के गठन की बात होगी, वो अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा भाई? 280 अनुच्छेद हो जाएगा वित्त आयोग से रिलेटेड। आगे देखिएगा, अनुच्छेद 324 की बात करें तो चुनाव आयोग से संबंधित ये होता है। और 280 जो होता है वो वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल में किया जाता है। हाल ही में 16वें वित्त आयोग का गठन किया गया है, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष हैं। यह करंट का टॉप प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। और अनुच्छेद 148 की बात करें तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो सीएजी से संबंधित है, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, आप सभी के लिए ध्यान देने योग्य है। 19 में कह रहा है, उत्तर प्रदेश में पूर्वांचल क्षेत्र में धोबी समुदाय द्वारा खुशी के अवसरों पर किया जाने वाला प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा होता है? तो उसको धोबिया नृत्य कहा जाता है ना? उसको गाँव देहात में धोबियउआ बोला जाता है, तो धोबिया नृत्य होता है ये, इस बात का ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, धोबिया लोक नृत्य उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल यूपी यानी पूर्वी यूपी क्षेत्र में धोबी समुदाय द्वारा विवाह या बच्चे के जन्म पर किया जाता है। इसमें एक नर्तक धोबी बनता है और दूसरा गधा बनता है, और यह नृत्य धोबी और गधे के संबंधों को दर्शाता है। बात करें अगर हम राई नृत्य की, तो बुंदेलखंड की महिलाओं यानी बेड़िया जनजाति द्वारा कृष्ण जन्माष्टमी पर यह किया जाता है। चरकुला नृत्य की बात करें तो ब्रज क्षेत्र मथुरा से संबंधित है, हो चुका है सवाल। कर्मा नृत्य की बात करें तो सोनभद्र और मिर्जापुर में खरवार जनजाति द्वारा ये किया जाता है, कौन सा? कर्मा नृत्य किया जाता है। आगे देखेंगे 20 में, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता को मापने के लिए किस वैज्ञानिक यंत्र का प्रयोग किया जाता है? आर्द्रता का मापन करने की बात कह रहा है, ह्यूमिडिटी को मापने की बात कह रहा है, तो ह्यूमिडिटी को मापने का मीटर जो होता है वो हाइग्रोमीटर होता है। कौन सा? हाइग्रोमीटर होता है। देखिए, वायुमंडल की अपेक्षित आर्द्रता, हवा में मौजूद नमी को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। वहीं पर वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। और दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ये सभी प्रसिद्ध सवाल हैं, ध्यान देने योग्य हैं। आइए 21 में आते हैं। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? किसके बीच की बात कह रहा है? भारत और चीन के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो मैकमोहन रेखा के नाम से जाना जाता है।
बाकी भी महत्वपूर्ण हैं, तो बाकियों की चर्चा हम लोग कर लेते हैं। मैकमोहन भारत और चीन में मुख्यतः अरुणाचल प्रदेश के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है, जिसे 1914 में निर्धारित किया गया था। रेड क्लिफ रेखा की बात करें अगर हम, तो भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा है। और डूरंड रेखा की बात करें तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान यानी पूर्व में ये भारत और पाकिस्तान के बीच भी तट रेखा है, मतलब रेखा है। और मैग्नीनाट रेखा की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है। भारत अपनी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है, 4096 किलोमीटर का होता है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर 22 में। हॉकी के जादूगर की याद में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में लोकार्पण किया गया है? कौन से शहर में इसका लोकार्पण किया गया है? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? झांसी में इसका लोकार्पण किया गया है। जी हाँ, कहाँ पर? झांसी में। हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद को समर्पित देश का पहला मेजर ध्यानचंद म्यूजियम उत्तर प्रदेश के झांसी में रानी लक्ष्मीबाई पार्क में स्थापित किया गया है। मेजर ध्यानचंद का जन्म प्रयागराज इलाहाबाद में हुआ था, लेकिन उनकी कर्मभूमि कहाँ पर रही है? झांसी रही है। यूपी का पहला स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय कहाँ पर? मेरठ में उन्हीं के नाम पर बन रहा है, जो पीछे हम लोगों ने क्वेश्चन देखा है। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम बदलकर भी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। और 29 अगस्त को उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये बात आपके लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़िएगा 23 में। प्रसिद्ध नृत्यांगना रुक्मणी देवी अरुंडेल, है ना? अरुंडेल का संबंध किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से है? तो किससे है इनका संबंध? तो इनका संबंध भरतनाट्यम से है। किससे है बच्चों? भरतनाट्यम से इनका संबंध है। किसका? रुक्मणी देवी अरुंडेल का। किससे है? भरतनाट्यम से। प्रसिद्ध नृत्यांगना थी जिन्होंने भरतनाट्यम यानी तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने और उसे विश्व पटल पर पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। वे राज्यसभा के लिए नामित होने वाली भारत की पहली महिला थीं। ध्यान दीजिएगा। और पंडित बिरजू महाराज और लक्षू महाराज की बात करें तो कथक जो उत्तर प्रदेश का है उससे संबंधित हैं। और केलचरण महापात्र जो है ओडिसी नृत्य से संबंधित हैं। और कला मंडलम कल्याणी कुट्टी याम्मा मोहनी अट्टम से संबंधित हैं, जो केरल केरल में है। तो ध्यान दीजिएगा, ये बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट होते हैं, किसका संबंध किससे है। 24 में आइए, इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के वातावरण के अध्ययन के लिए प्रस्तावित मिशन का नाम क्या है? तो देखिए, इसरो द्वारा जो शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए, तो जाए उसके नाम पर ही बना हुआ है, इसको शुक्रयान फर्स्ट के नाम से इसको लॉन्च किया जाएगा। कह रहा है इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी और इसके जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है, ध्यान दीजिएगा। आदित्य एल1 भारत का पहला सूर्य मिशन है जिसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। और मंगलयान 2 इसरो का दूसरा मंगल मिशन है। इसके अलावा इसरो द्वारा शुक्र ग्रह के वातावरण और उसकी सतह का अध्ययन करने के लिए शुक्रयान फर्स्ट मिशन प्रस्तावित है। गगनयान भारत का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। कह रहा देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले देश के पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन है? पहले और एकमात्र खिलाड़ी कौन से हैं देश के, जिनको क्या दिया गया है? भारत रत्न दिया गया है। तो जाहिर सी बात है, हम सभी के परिचित, हम सभी के मतलब हृदय की धड़कन की बात कह लीजिए, क्रिकेट के भगवान की बात कर लीजिए, सचिन तेंदुलकर। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भारत रत्न 2014 में इनको दिया गया था। प्राप्त करने वाले पहले भारतीय और अब तक के एकमात्र खिलाड़ी हैं। वे यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र यानी 40 वर्ष के व्यक्ति भी हैं। मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न देने की मांग लंबे समय से चल रही है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। विश्वनाथन आनंद जो शतरंज हैं, राजीव गांधी खेल रत्न, अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी हैं। यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की प्रसिद्ध आत्मकथा कौन सी है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़िएगा, सवाल आता है 26 नंबर का। उत्तर प्रदेश में गुप्तकालीन ईंटों से बना प्राचीन और ऐतिहासिक भीतरगांव मंदिर किस जिले में स्थित है? किसकी बात कह रहा है? भीतरगांव मंदिर की बात कह रहा है। कौन से जिले में स्थित है ये? कानपुर के अंदर स्थित है। कहां पर स्थित है? कानपुर के अंदर स्थित है। भीतरगांव मंदिर जो है कानपुर जिले में स्थित है। यह भारत का सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है, जिसका शिखर आज भी सुरक्षित है। वहीं पर ललितपुर देवगढ़ में गुप्त काल का एक प्रसिद्ध दशावतार मंदिर स्थित है, जो कि पत्थर का बना हुआ है। एटा जिले में गुप्तकालीन भीतरी स्तंभ लेख जो स्कंदगुप्त का है वो स्थित है। सारनाथ वाराणसी में धमेख स्तूप स्थित है, जो कि बिना चबूतरे का बना हुआ है।
आगे देखिएगा, सवाल आता है 27 नंबर का। वर्ष 1897 में बेल्लूर यानी कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? किसकी बात कह रहा है ये? बेल्लूर में, कलकत्ता के बेल्लूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर आप सभी का करेक्ट ऑप्शन कौन-सा हो जाएगा भाई? स्वामी विवेकानंद जी हो जाएँगे करेक्ट ऑप्शन में, है ना? तो 1 मई 1897 को स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की स्मृति में स्थापित किया था। इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल के हावड़ा में बेलूर मठ में स्थित है। वहीं पर स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन यानी 12 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है और 1828 में राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ध्यान दीजिएगा। और आप सभी का जो जीके जीएस है ना, वो सिविल लेवल का नहीं पूछा जाएगा कि परेशान मत होइएगा कि बड़ा लो लेवल सर जी दे रहे हैं। 28 में आइए, दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो माजुली है, भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से नदी द्वीप की बात कर रहा है ये? माजुली द्वीप की बात कर रहा है। तो माजुली द्वीप कहाँ पर स्थित है भाई? असम में स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? असम में स्थित है। आइए, माजुली दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में स्थित है। इसे असम का पहला द्वीप जिला भी घोषित किया गया है। यह अपनी समृद्ध वैष्णव संस्कृति और सत्रिय सत्रिय शास्त्रीय 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 मतलब नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जो है वो सुंदरबन डेल्टा है, गंगा और ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित पश्चिम बंगाल में। और उमानंद द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर ही दुनिया का सबसे छोटा आबाद नदी द्वीप है। आगे बढ़िएगा, चलेंगे अगले पर। 29 में कह रहा है जम्मू कश्मीर में स्थित प्रसिद्ध जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है? कौन से दर्रे की बात कह रहा है ये? जोजिला दर्रे की बात कह रहा है कि जोजिला दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ने का काम करता है? तो ये श्रीनगर को लेह को, है ना? श्रीनगर और लेह को जोड़ने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, जोजिला दर्रा लद्दाख की जास्कर पर्वतमाला में स्थित है। यह श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। इसी दर्रे पर भारत सरकार द्वारा एशिया की सबसे लंबी द्विदिशीय यानी बाई डायरेक्शनल जोजिला सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। ध्यान दीजिएगा, एशिया की सबसे लंबी सुरंग का निर्माण किया जा रहा है। वहीं पर बात करें रोहतांग दर्रा का, तो हिमाचल प्रदेश में मनाली और लेह को जोड़ता है। यहीं पर अटल सुरंग स्थित है। अटल सुरंग यहीं पर स्थित है, अटल टनल, है ना? बनिहाल दर्रा की बात करें तो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का काम करता है ये। और नाथुला दर्रा की बात करें तो सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने का काम करता है। ये सभी पॉइंट बेहद महत्वपूर्ण हैं। और 30 जो कि सेशन का आखिरी सवाल है, 30 नंबर जो कि सेशन का आखिरी सवाल है कि वर्तमान में जुलाई 2026 तक संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन हैं? तो प्रेजेंट टाइम में यूनाइटेड नेशन के महासचिव कौन हैं? तो यहाँ पर आप सभी को जवाब देना है और इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिख करके देना है। और इसकी जो संपूर्ण व्याख्या होगी इस प्रश्न की, वो आपको पीडीएफ के साथ उपलब्ध हो जाएगी। कल की पीडीएफ अभी तक मैंने नहीं दिया है, आपको शाम तक या रात तक आपको वो पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। 11-12 बजे तक रात में जब मैं फुर्सत में रहूँगा, तो उस पीडीएफ को अपलोड कर दूँगा और ये वाली पीडीएफ आपको अगले दिन रात को 11-12 बजे मिलेगी, ठीक है? तो इस तरीके से आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी? तो नीचे पिन कमेंट में टेलीग्राम होगा, उस पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम में जाएगा आपका पीडीएफ, है ना? तो आज के लिए सेशन में बस इतना ही। आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। हम थोड़ा-सा फास्ट चलते हैं ताकि आपको खुद 2 का स्पीड पर ना देखना पड़े, तो इसलिए हम थोड़ा-सा फास्ट प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि जल्दी-जल्दी में कवर कर दें, बाँच दें और आप अपने हिसाब से इसका रिवीजन कर लें, नोट्स बना लें, है ना? नोट्स बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, पीडीएफ देंगे, पीडीएफ आपके पास रहेगी, वहाँ से जितना हो सकता है उतना छाँट लीजिएगा। आज के लिए विदा देने की इजाज़त दे दीजिए, मिलते हैं अब आप सभी से कल के सेशन में। बाय-बाय, टेक केयर, थैंक यू।